हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्टडी विथ के सर में स्वागत है। और आज आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं, जो आप लोग का एक पार्ट 1 बना दिए हुए थे और पार्ट 2 आपका बाकी था, मौलिक अधिकार का। तो आज आप लोग के बीच हम मौलिक अधिकार का पूर्ण रूप से पूरे टॉपिक को लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको किसी तरह के जैसे जो पार्ट 1 आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ था, इस तरह पार्ट 2 में भी कोई दिक्कत नहीं होगा और अब एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आपको आ जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो भी हमारे भाई जो क्या कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या जो 11th 12th के हैं, उन सभी लोगों को मौलिक अधिकार की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरत है। तो हम लोग मौलिक अधिकार के हर एक टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए चलिए बच्चों, आपको बता दें कि हम लोग का जो टॉपिक है वह है मौलिक अधिकार, और आपका प्यारा चैनल स्टडी विथ के सर आर्ट्स एंड कॉम्पिटिटिव कि किसी भी विद्यार्थी को अगर ऑफलाइन प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक था वह 3 को पढ़ लिए थे। चौथा टॉपिक था हम लोग का, वह था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या था बुआ? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो उसका जो वर्णन है वह अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। तो कोई पूछेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो बोलेंगे अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। ठीक है, कि धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि धर्म के बारे में हमें क्या क्या स्वतंत्रता प्राप्त है। तो आइए हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद हमारा 25 कहती है कि अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज मानने की और धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। यानी कि अनुच्छेद हमें 25 कहता है कि हमें जो भी धर्म को मानना है हम मान सकते हैं, इसके लिए कोई हमें रोक सकता नहीं है। तो ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, यानी कि मान सकता है। अगर हम कहें कि अगर हम हिंदू धर्म से हैं, अगर मुझे मन किया कि हम बौद्ध धर्म को माने, इसके लिए मुझे कोई भी बाध्य नहीं कर सकता है। अगर कोई इसमें अगर बाध्य करेगा तो हम उसे हमें क्यों न हमारा मौलिक अधिकार का हनन करेगा, जिसकी रक्षा हमारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या करता है, हमें अधिकार देता है। और आप लोग को आगे यह पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, उसके रीति रिवाज को मान सकते हैं। हमको जिस धर्म का भी रीति रिवाज अपनाना होगा हम अपना सकते हैं, हम स्वतंत्र है। हमें इसके लिए कोई भी बाध्य कर सकता नहीं है। अगर करता है तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, और धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। हमको मन करे कि हम बौद्ध धर्म को हम अच्छा मानते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे नज़र में अच्छा है, तो हम उसकी मान सकते हैं, उस धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। इसके लिए मुझे कोई भी रोक सकता नहीं है। तो अगर आपको कोई भी धर्म का हो, अगर धर्म आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको किसी तरह कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो आपका अनुच्छेद 25 देता है, उस व्यक्ति पे कार्रवाई कर सकते हैं। क्लियर? आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा 25, अनुच्छेद 25। चलिए हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 26। तो देखिए अनुच्छेद हमारा 26 कहता है कि वह है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसके लिए क्या है सब सुनिएगा। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्था की स्थापना, कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन करने का अधिकार है। यानी कि अनुच्छेद 26 कहता है कि हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर हमें जो बनाना है हम बना सकते हैं। इसके लिए भी कोई मुझे बाध्य कर सकता नहीं है। क्लियर यहाँ तक? तो कोई भी जैसे देखिएगा, कोई मंदिर बनवा रहा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कोई मुस्लिम मस्जिद बनवा रहा है, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। यह क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का कोई भी हम अगर कुछ स्थापना करना होगा तो हम बेहिचक कर सकते हैं। इसके लिए किसी को अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए आगे चले। अगला अनुच्छेद हम लोग का 27 कहता है। देखिए 27 कहता है यह है धार्मिक कार्य के लिए धन कर मुक्त। यानी कि अगर आप धार्मिक कार्य में कोई भी व्यक्ति अगर अपना धन दे रहा है, उस पर सरकार को किसी तरह की टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जैसे समझिएगा, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति अथवा पोषण के लिए व्यय की गई हो। अगर कोई भी व्यक्ति हो जो अगर धर्म के प्रति अगर धर्म के लिए या मंदिर बनाने के लिए या मस्जिद बनाने के लिए
जमीन दे रहा है या पैसा दे रहा है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो क्या होगा, कर मुक्त होगा। क्लियर। तो यह कौन हमें देता है, अनुच्छेद कौन देता है हमें, अनुच्छेद 27 हमें देता है। ठीक है, क्या देता है कि धार्मिक कार्य के लिए धन क्या होगा, कर मुक्त होगा। क्लियर है तक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए आगे आइए, अगला है बुआ अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 कहता है कि अनुच्छेद है, सरकारी खर्च से चलने वाले संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि जो भी स्कूल या कॉलेज जो क्या हो रहा है, जो सरकारी संस्था है, जो सरकार के नज़र में चल रही है, उस सरकारी स्कूल में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं देना है। चाहे किसी धर्म के अपनाने के लिए बाध्य नहीं करना है। अगर ऐसा कोई टीचर करता है आपके साथ, अगर कोई स्कूल ऐसा भेदभाव करता है तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। क्लियर। तो आइए समझते हैं। इसके अंतर्गत सरकारी खर्च से चलने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो जो सरकारी स्कूल है उसमें कोई भी धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को जबरदस्ती सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। वह स्कूल ऐसा नहीं कि तुम जाकर फलना धर्म की बात को सुनो, ऐसा कर सकता नहीं है। अगर कोई ऐसा स्कूल करता है तो उस स्कूल पे केस हो जाएंगे और वह क्या कर सकता है, वह स्कूल बंद भी हो सकता है। ठीक है, तो यह कौन देता है, अनुच्छेद हमें 28 हमें स्वतंत्रता देता है। क्लियर है तक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बढ़े आगे। अब देखिए आगे नेक्स्ट। अब है आपका अनुच्छेद, आपका जो होगा क्या होगा आपका, अब हमका क्या गो, हमारा 6 गो था हमारा मौलिक अधिकार, तो 5वां हमारा होगा हमारा मौलिक अधिकार, वह है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है। क्या किया गया है, 29 से 30 में किया गया है। और हमारा अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यानी कि अल्पसंख्यक जो भी पिछड़े जाति के लोग हैं उनको क्या करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना कौन करता है, अनुच्छेद 29 करता है। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है हमारा अनुच्छेद 29। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 29 कहता है कि इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। उसे कोई भी उसको उसको मतलब उसको प्रेशर या बाध्य नहीं कर सकता है। उसको जो भाषा बोलना है बोल सकता है, जिस लिपि को अपनाना अपना सकता है। ठीक है, जिस संस्कृति को अपनाना अपना सकता है। ठीक, उसके लिए कोई बाध्य कर सकता नहीं है। और केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करने के से नहीं रोका जाएगा। अगर ऐसा नहीं कि उसका भाषा अलग है, उसका लिपि अलग है, उसका संस्कृति अलग है, तो आप उसे किसी भी सरकारी संस्था में भाग लेने से नहीं रोक सकते हैं। अगर कोई भी सरकारी संस्था अगर ऐसे कि गरीब के बच्चा है चाहे पिछड़ा वर्ग का बच्चा है, अगर उससे भेदभाव करता है तो आप अनुच्छेद 29 के तहत उस स्कूल पर केस कर सकते हैं। क्लियर है तक, या आप सुप्रीम कोर्ट तक इसको लेकर जा सकते हैं। क्लियर, आ गई नेक्स्ट, आप समझ आ गया आपको 29। अब आ गई अगला हमारा अनुच्छेद 30 आइए। ये कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के को अपने शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। तो देखिए कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग हो वह क्या करेगा, अपने लिए शिक्षण संस्थान खोल सकता है, उसे चला सकता है, और उसे सरकार भी उसे आगे बढ़ने के लिए मदद भी करता है। तो समझिए क्या है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है। जैसे आप सुनते होगा कि मुस्लिम में चलता है मदरसा, क्या चलता है, मदरसा। ठीक है, और हिंदू में चलता है संस्कृत विद्यालय। यह एक ऐसा विद्यालय है जिसे आप खोल सकते हैं और सरकार आपको क्या करेगी, आपको इस पे आपको चलाने के लिए आपको पैसा भी, अनुदान भी देगी आपको। ठीक है, सुनिएगा, और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, तो हमारा अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है वह चाहेंगे तो अपने अपनी मतलब कि क्या होता है, पसंद क्या क्या कर सकता है, शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। बस एक बात हमेशा याद रखेगा कि सबका उद्देश्य सिर्फ एक होना चाहिए, हमारी देश की एकता अखंडता को बनाए रखने का।
ठीक है, भाईचारा के बंधन को बनाए रखने का। ऐसा नहीं कि हमारे देश की एकता अखंडता अगर बात तोड़ने की बात आएगा तो वह संस्था चाहे कोई भी हो उसे बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए, अब हमारे देशवासियों के लिए सबसे प्राथमिकता पहले क्या है, हमारा देश है। हमारा घर हो या ना हो, प्रति हमारा देश हमारा होना चाहिए। ये हमारा सबसे पहला क्या है, हम लोग का कर्तव्य है। क्लियर? चलिए आगे आइए नेक्स्ट। जैसे उदाहरण में है मदरसा, मुस्लिम में चलता है, सरकार भी इसको पैसा देता है। देखिए बुआ, आवाज भाई लग रहा होगा, कारण है इसका क्योंकि मेरा तबीयत ठीक है नहीं, इससे 2-3 दिन से वीडियो नहीं डला रहा है। लेकिन आज हम सोचे हैं कि नहीं, 2 दिन हो गया, वीडियो डलाना जरूरत है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ फंस रहा है। तो आप लोग इसको देखिएगा, कोई दिक्कत होता मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ठीक है। आगे आइए। अगला है बुआ, अनुच्छेद आपका जो छठा जो था, मौलिक अधिकार 6 गो था, वो छठा आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है बुआ? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह है अनुच्छेद 32 में। कहाँ पे बुआ? 32। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय या आत्मा कहा जाता है, तो आप मारिएगा अनुच्छेद 32 को। किसको मारिएगा? अनुच्छेद 32 को। थोड़ा सा आप लोग 2 मिनट 1 मिनट। चलिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो क्वेश्चन आएगा कि संविधान का किस अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा किसने कहा है, तो बोलिएगा भीमराव अंबेडकर। कोई दिक्कत नहीं है, आ गई। हार्ट, इंग्लिश में देखिए, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। क्लियर? इसको क्या है समझिएगा, इसे मूल अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब संविधान के मूल अधिकार जो है उनका संरक्षण किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो अगर, तो आप इस अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट कहाँ? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर? क्योंकि और भी आपके देखिए, मौलिक अधिकार को छोड़कर अन्य अधिकार में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार एक ऐसा है, अनुच्छेद 32 हमें यह स्वतंत्रता देता है, अगर आपका मौलिक अधिकार के साथ कोई भी हनन होता है तब कहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर है तक? पढ़े आगे, चलिए समझिए आगे क्या है सो। चलिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए करने के लिए रीट जारी करता है। क्या करता है बुआ? रीट जारी करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट जो बुआ, वो 5 प्रकार के रीट जारी करता है, जिसमें एक का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है अधिकार परीक्षा, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है परमादेश, पांचवा है प्रतिषेध। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वह 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। जो भी हमारे 12th के भाई है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा ही आएगा। क्लियर? चलिए हम लोग जानते हैं पांचों रीट के बारे में एक एक करके। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं, जानते हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। समझिए क्या है ये, क्या कहता है बुआ? ये कहता है कि शरीर को प्रस्तुत करना। क्या करता है? शरीर को प्रस्तुत करना, यानी कि जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है, तब सुप्रीम कोर्ट को हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह जेल में रखे गए व्यक्ति को निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी। देखिए, जैसे यह आप याद रखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों रीट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझिएगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है। यह कहता है कि जैसे आपको कहा कि कोई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके आपको, क्योंकि हमारा संविधान कहता है मुजरिम कितना हो बड़ा क्यों ना हो, उसे 24 घंटा के अंदर क्या करना है? उसे कोर्ट में करना, कोर्ट में पेश करना है, न्यायाधीश के सामने पेश करना है। लेकिन आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन आपको क्या किया? वो 24 घंटा के अंदर क्या किया? आपको कोर्ट में पेश नहीं किया। आपको लग रहा है कि मुझे अवैध तरीके से जेल में रखा जा रहा है,
तो आप कुछ नहीं करें, क्या करें, आप डायरेक्ट एक लिखित कहाँ करें, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो अधिकारी आपको गिरफ्तार किया होगा उसके प्रति क्या करेगा, उस थाने में करेगा, थाने में एक रीट भेजा जिसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण विधि, और उस रीट में बोलेगा कि आप जिस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किए हैं उसे इतना समय तक, इतना यहाँ पर जल्दी से जल्दी लेकर, जिस अधिकारी ने किया है उसे लेकर वापस वहां जाना पड़ेगा। अगर वह अधिकारी अगर नहीं जा पाता है तो अधिकारी पे कार्रवाई होगी, हो सकता है उसका डिसमिस भी हो जाएगा और उसे जेल भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके साथ कोई भी अगर ऐसे पुलिस क्या करता है, आपको गिरफ्तार करता है और लग रहा है कि आपको कि अवैध रूप से रख रहा है, हमें हमें इन्होंने कर रहा है, आपको आपका बात को नहीं सुना जा रहा है, तो आप डायरेक्ट एक व्यक्ति को करें सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अपील करवा दे। अपील करवाइएगा, तुरंत क्या होगा, उसके पास रिट आएगा और उसे हर एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। यह तब होता है ना, जब देखिएगा जब कोई दुश्मनी, बड़ा दुश्मनी हो तो उसमें क्या होता है कि पुलिस गिरफ्तार करता है और आप लोग फिल्म में देखोगे कि उसे खत्म कर दो जेल में ही, कोर्ट में जाएगा तो ना मामला बढ़ेगा, उससे पहले का इसको खत्म कर दो। तो वैसे अगर आपको कोई सूचना कभी लगे तो कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। क्लियर है तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे अगला है, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा है आपका अधिकार परीक्षा, ये समझिए क्या है, क्या है, सॉरी परमादेश है। दूसरा क्या है, परमादेश, समझिएगा। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य यानी कि पब्लिक ड्यूटी का निर्वहन नहीं करता है तब सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी कर सकता है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है, अन्यथा उसे उस पर सख्त कार्रवाई करता है। देखिएगा कि आज क्या होता है कि बहुत सारे अधिकारी क्या होते हैं कि मनमौजी काम करते हैं, वो आपके कामों को नहीं कर रहा है, ठीक है। आप जाइएगा उससे कुछ देने, जैसे आपको एप्लीकेशन देना है, आप गए किसी कहाँ पे ब्लॉक में गए और अधिकारी क्या कर रहा है कि आपके बातों को नहीं सुन रहा है, ठीक है। तो क्या करे, देख रहे कहते गेम खेल रहा है, तो आप उसका वीडियो बना लीजिए और वीडियो बना क्या करे, तुरंत क्या करे कि आप वहां से चले आए और चले क्या करें, आप आपका ये अधिकार है, क्या करें आप डायरेक्ट इस वीडियो के द्वारा क्या करें, यहाँ पे जहाँ पे आपका जो सुप्रीम कोर्ट में आप क्या करें, आप उसके प्रति अपील कर दे। अपील करने के बाद उस अधिकारी को परमादेश कौन भेजेगा, सुप्रीम कोर्ट भेजेगा उस अधिकारी को कि या तो तुम जिस पद पे तुम कार्य के लिए, तुम पद पे जिस पद पे तुम बैठे हो, या तो उसका तुम नियम पूर्वक और ईमानदारी से काम को करो, अन्यथा तुम्हें हो सकता है उस पद को डिसमिस कर दिया जाएगा, उस पद को समाप्त कर दिया जाएगा। क्लियर। तो ऐसा कोई सरकारी कर्मचारी करता है तो आप उस पर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। क्लियर। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हमारे संविधान हमें सब हाथ देले रहता है, बट दिक्कत क्या है कि आज भारत के बहुत सारे लोगों को क्या है, इसकी जानकारी है ही नहीं कि क्या गलत है और क्या सही है, और इसीलिए क्या करता है लोग, इसका गलत लोगों का तो फायदा उठाता है लोगों को। क्लियर। चलिए आगे चले, कोई दिक्कत नहीं है आपको, समझ आएगा परमादेश। चलिए दो पढ़ा दे, तीसरा ये तीसरा कह रहा है बुआ अधिकार परीक्षा। यह समझिए क्या होता है, यह कहता है बुआ अधिकार परीक्षा कि यह रिट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से कोई सरकारी पद के प्राप्त कर लेता है। देखिए आप है और आपके पटीदार के लड़का, क्या है, पटीदार के लड़का, दोनों गोरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। दोनों गोरा दिए बिहार पुलिस के एग्जाम दिए और आप देख रहे हैं कि आपसे पढ़ने भी कमजोर था और आपसे नंबर भी उसका कम आया, लेकिन क्या हुआ कि उसे जॉब हो गया और आपका जॉब नहीं हो पाया, ठीक है। अब क्या कीजिएगा आप, अगर आपको पटीदार को दुख करना है तो कुछ नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट में अगर एक आदेश जारी करे किसके प्रति, अधिकार परीक्षा के प्रति, कि हमें दोनों गोरा का रोल नंबर इतना का व्यक्ति है जो इतना नंबर आया है या जो इसका नंबर बहुत ही कम है और उसे जॉब लग गया है, उससे ज्यादा मार्क्स मेरा है और मुझे जॉब नहीं लगा है, तुरंत क्या करेगा, तुरंत सुप्रीम कोर्ट जो है अधिकार परीक्षा एक रीट जारी करेगा और किसको भेजेगा, जो आपका पटीदार के लड़का है पटीदार के यहाँ, उसको भेजेगा कि तुम बताओ, तुम अपना हर एक चीज क्या करो, चाहे जिस डिपार्टमेंट में उसका भर्ती हुआ होगा उस डिपार्टमेंट को बोलेगा कि जो लड़का तुम्हारे यहाँ जो काम कर रहा है फलना फलना नाम के, उसका हमें सब कुछ क्या चाहिए, हमें डिटेल चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट मांगेगा, उसका तो नंबर कम है, उस आपसे कम भी, पढ़ने में कम है, तो क्या होगा, उसको उस समय आपको उसका जॉब भी चला जाएगा और उसको क्या होगा, उसके बाद उसको जेल भी खटना पड़ेगा क्योंकि वो क्या है, गैर कानूनी है, ठीक है। तो ऐसा अगर पटीदार के अगर बेटा आपको अगर कुछ करे, ऐसा करता है तो आप पटीदार को भी शांत कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये अधिकार कौन देता है हमें? अधिकार परीक्षा देता है। क्लियर है तक? अब चौथा अधिकार आपका प्रतिषेध। क्या है? प्रतिषेध। तो ये कहता है यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यहाँ का मामला उनके यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से क्या है? बाहर है। सुनिए क्या कहता है इसमें कि देखिए सर्वोच्च न्यायालय के हम जानते हैं, अब तुरंत हम लोग का वीडियो आने वाला है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यह दोनों अगर कहीं पे समझिए कि यह अपने नीचे वाले न्यायालय को आदेश दे सकता है कि जो तुम केस को देख रहे हो ना, वह केस वगैरह तुम देखो नहीं, चाहे हो सकता है कि उसके अधिकार क्षेत्र का नहीं हो। जैसे समझिएगा कि हमारे मुजफ्फरपुर जिला में क्या हुआ, मुजफ्फरपुर नहीं समझे, मुजफ्फरपुर में बिहार से, तो बिहार का समझे पटना, जिला का राजधानी कहाँ है? पटना। तो पटना में क्या समझे, पटना में कोई क्या हुआ, मतलब कि पटना में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, और समझिएगा कि कोई घटना कहाँ घट गया, पटना का व्यक्ति था लेकिन घटना कहाँ घट गया, वो समझिए कि वह गुजरात में घटना घट गया। तब कुछ गुजरात में उसका केस चलेगा, क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहेगा कि देखिए यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? तुरंत उस मामला को कहाँ लेके चले आएंगे? उस मामला को सुप्रीम कोर्ट पटना वाला जो है अपना में ले लेगा और उसे कार्रवाई अपना करेगा, ठीक है? यानी कि कोई भी जो है अधीनस्थ न्यायालय, चाहे चाहे कोई भी छोटा जो न्यायालय है, वो क्या करे? उसको भी क्या कर सकता है? यह लोग कह सकता है कि वह तुम्हारा अधिकार क्षेत्र का नहीं है, तुम उसे ऊपर भेज दो, ठीक है? तो अगर कोई भी जैसे ना देखते होंगे कि जिला से अब क्या चल गया है, राजधानी में चल गया है, क्या केस चल गया है, यानी कि जिला न्यायालय से हाई कोर्ट में चल गया है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, तो लोग मंगा लिया जाता है कि आपका अधिकार क्षेत्र से यह बाहर है, आप उस केस को हमारे हैंड ओवर कर सकते हैं। क्लियर है तक? अब आगे देखिए, अगला है, अगला है आपका पांचवा आपका रीट होगा, वह होगा आपका लास्ट है, आपको ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण। तो समझिएगा इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय यहाँ पर जहाँ पर मुकदमा चल रहा है उससे वरिष्ठ न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि उस मुकदमे को तुरंत लंबित करके वरिष्ठ न्यायालय के पास भेज दो। देखिए उत्प्रेषण कहता है, इससे का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल लोग जितना जो बड़े बड़े क्राइम लोग करते हैं, जो बड़का बड़का जो नेता जो लोग हैं, वो इसी का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं कि जैसे क्या करेंगे कि जैसे कुछ यहाँ मामला चल रहा है और जिला में मामला चल रहा है, और जिला में मामला क्या करे, उसको कुछ करना है, क्या करेगा? हाई कोर्ट में मुकदमा कर देगा, और हाई कोर्ट बोला कि देखो तुम जो सुनवाई कर रहे हो तो केस को वहीं पर रोक दो, ठीक है? तुम्हें करना नहीं है, इस केस को हमारे पास भेजो। तब लोग सुनते होइएगा कि फलना मुजरिम का केस अब जिला न्यायालय से न्यायालय कहाँ चल गया है? हाई कोर्ट चल गया है, और फिर हाई कोर्ट से कहाँ चल जाता है? वो सुप्रीम कोर्ट चल जाता है, ठीक है? तो ऐसे सभी लोग मतलब हाई कोर्ट मंगाएंगे जिला न्यायालय से, हाई कोर्ट से मंगा लें कौन? सुप्रीम कोर्ट मंगा लेंगे, ठीक है? तो सब लोग क्या करते हैं? अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार काम को करते हैं। तो यह हमें मौलिक अधिकार था। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि मौलिक अधिकार हमें वह सभी स्वतंत्रता देती है जिससे कोई भी हमारा शोषण नहीं कर सकता है, ठीक है? तो आप लोगों से निवेदन है कि यह वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो अपने बाकी साथियों के साथ शेयर करें। चाहे जो भी कंपटीशन करते हैं, ये प्रत्येक भारत के नागरिकों को यह अधिकार पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।